स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एटलस ऑफ आइडियाज़। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल आइस कैंडी मैन, जो बप्सी सेतवा ने लिखा है। साउथ एशियन और पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने इस नॉवल को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है और आपके आसानी के लिए हमने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऑथर की बायोग्राफी, नॉवल के बैकग्राउंड एंड करेक्टर्स को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। लास्ट बट थर्ड पार्ट में हम इसकी थीम्स एंड इम्पॉर्टेंट सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं लेक्चर के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम ऑथर की बायोग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवल एंड करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सबसे पहले आ जाते हैं ऑथर की बायोग्राफी की तरफ। तो बप्सी सेतवा जो है वो 1938 में कराची में पैदा हुई थी और ये जो पली बड़ी हैं ये लाहौर में इनका चाइल्डहुड इन्होंने स्पेंड किया है और उसके अलावा जो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो भी लाहौर से ही हासिल की है। उसके अलावा शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कनेट कॉलेज लाहौर और उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ जो है वो यूएस में कंप्लीट की है। और ये पारसी हैं और जो रिलेटिवली जो है डिस्टिंक्टिव माइनॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान की। और ये जो है डायस्पोरिक राइटर हैं। डायस्पोरिक राइटर जो हैं वो राइटर्स होते हैं जो कि अपनी नेटिव कंट्री से बाहर लिखते हैं, यानी कि ये पाकिस्तानी हैं लेकिन ये बाहर लिखती हैं, मतलब यूएस में इन्होंने अपना सारा काम वगैरह किया है। इन्होंने जो अपनी पहली बुक जो है पब्लिश की थी 1980 में और उसका नाम था द क्रो ईटर्स। उसके बाद उन्होंने द ब्राइड पब्लिश की और फिर जो है इन्होंने द आइस कैंडी मैन पब्लिश किया। इनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें सितारे इम्तियाज़ इन आर्ट्स, लीला विलास रीडर्स डाइजेस्ट राइटर अवार्ड शामिल हैं। एंड ऑल्सो शी वॉज ऑनर्ड विद बंटिंग फेलोशिप एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और करंटली जो है ये यूएसए में रह रही हैं। तो ये थी ऑथर की बायोग्राफी। अब हम आ जाते हैं नॉवल की डिस्क्रिप्शन पे। तो नॉवल जो है इसकी सेटिंग जो है लाहौर की है और ये टाइम पीरियड जो है वो 1943 से 1948 के अराउंड है। ओरिजिनली जो है ये नॉवल पब्लिश हुआ था अंडर द टाइटल क्रैकिंग इंडिया यूएसए में 1991 में, लेकिन क्योंकि इस टाइटल को जो है बहुत सी ऑब्जेक्शन फेस करनी पड़ी थी, इसलिए जो इसका टाइटल जो है वो नेम चेंज होके द आइस कैंडी मैन हो गया था फिर। और इस नावल में जो स्टोरी जो है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में है और इसमें जो बेसिकली जो स्टोरी जो है वो ड्यूरिंग पार्टीशन है एंड आफ्टर मैथ ऑफ पार्टीशन जो है ना, यानी कि पार्टीशन के दरमियान जो स्ट्रगल थी और उसके बाद जो लोगों को जिस केओस से और जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ी थी ना, तो वह सब कुछ जो है ना डिस्कस हुई हैं। उसके अलावा ये है कि इस नावल में हमें बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी कि ऑटोबायोग्राफी में होता है जिसमें हम ऑटोबायोग्राफी होती है, यानी कि जो बप्सी सिधवा हैं उनका अपना जो है ना रिफ्लेक्शन जो है हमें इस नावल में नज़र आती है कि वो खुद भी जो है वो लेम थी और उनको भी पोलियो था। और इसी तरीके से जो उन्होंने अपना पर्सोना यूज़ की, यानी कि जो चाइल्ड नरेटर जो लेनी को यूज़ किया है, तो वो भी जो है वो लेम है एंड उसको भी पोलियो हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी जो पार्टीशन के इंसिडेंट्स थे ये बप्सी सेतवा ने खुद विटनेस किए हैं और ये चाइल्ड नरेटर के थ्रू जो है उन्होंने वही जो रियलिटीज़ जितनी भी उन्होंने देखी थी वही जो है उन्होंने लिखी भी हैं अपने नावल में। उसके अलावा जो है इन्होंने चाइल्ड नरेटर यूज़ किया है। चाइल्ड नरेटर यूज़ करने की खास वजह ये थी कि ये नहीं चाहती थी कि इनका नावल जो है ना वो बाइस्ड होके ये लिखें, क्योंकि चाइल्ड है, चाइल्ड जो है वो इनोसेंट होता है एंड उसमें जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होता, उसमें बाइस्ड वाला एलिमेंट नहीं होता। तो ये चाहती थी कि अपना अपना जो नावल है ये उस तरीके से लिखें कि वो किसी एक रिलीजन या किसी एक पार्टी की तरफ ना हो, बल्कि न्यूट्रल हो, हर पर्सपेक्टिव से लिखे। इसलिए जो है इन्होंने चाइल्ड नरेटर यूज़ किया। उसके अलावा जो है नरेशन जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। जो चाइल्ड नरेटर जो लेनी है वो खुद स्टोरी बता रही हैं, खुद स्टोरी नरेट कर रही हैं और उसके अलावा जो है सारा नावल जो है प्रेजेंट टेंस में है। और इसकी नावल की खास बात यह है कि स्टोरी विद इन स्टोरी है, यानी कि इस स्टोरी में भी जो है एक प्रॉपर हेडिंग के साथ राना स्टोरी की हेडिंग है। इसमें जो है एक बच्चा होता है राना, उसकी प्रॉपर स्टोरी है। उसके अलावा जो है ये नावल जो है ये इंडियन डिक्शन में लिखा गया है। वैसे तो ये नावल जो है इंग्लिश में है, लेकिन बप्सी सिधवा ने जो है ना पोस्ट कॉलोनिज्म एंड कॉलोनिज्म को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना इसमें जो इंडियन लैंग्वेज जो है ना उसको भी यूज़ किया है। यानी कि इस नावल में भी बहुत से वर्ड्स नज़र आएंगे, यानी कि पहलवान, घर की मुर्गी दाब बराबर, इस किस्म के वर्ड्स हमें नज़र आएंगे। तो ये शो करता है कि बप्सी सिधवा ने बहुत मतलब अपनी मर्जी से और बहुत शौक से इंग्लिश में लिखा है, लेकिन स्टिल शी वांटेड टू ऐड इंडियन डिक्शन। वो चाहती थी कि इसमें जो है वो इंडियन वोकैबुलरी भी यूज़ करें
क्योंकि इंडियन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी कि सब कॉन्टिन्यूस उस वाले टाइम के ना, कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनका एसेंस जो है उनकी अपनी ही लैंग्वेज में होती है, अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में होती है। वो कोई भी लैंग्वेज जो है उसका अल्टरनेट जो है उसका मतलब उस तरीके से उसको उस एसेंस में या उस तरीके से उन लफ्ज़ों की खासियत नहीं बयान कर सकती। इसलिए जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपने एज इट इज़ यूज़ करने होते हैं। बप्सी सिद्धवा ने भी वही किया कि उन्होंने इंडियन डिक्शन यूज़ किया है, क्योंकि कुछ वर्ड्स का एसेंस जो है, कुछ वर्ड्स की जो ब्यूटी जो है ना, वो उन्हीं वर्ड्स में होती है। आप उनको अगर किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो तो या तो वो वाला मीनिंग नहीं आता, या फिर उस तरीके की फ्रेशनेस और उस तरीके से जो एक वर्ड्स की जो अपनी ब्यूटी होती है ना, वो नहीं होती। उसके अलावा जो है ये नावल जो है, इसमें 32 चैप्टर्स हैं, और इस नावल पे जो है फिल्म भी बनी है जिसका नेम है अर्थ 1947। एंड उसके अलावा ये है कि ये नावल जो है ये बहुत ही फेमस है, और जो पाकिस्तानी लिटरेचर में भी एंड जो है साउथ एशियन लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और बप्सी सिद्धा है जो ये बहुत ही मतलब शी वाज वन ऑफ दोज अर्ली वुमेन राइटर्स थी जिन्होंने जो है ये वाला टॉपिक जो है लिखा, और उसको इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है कि आप जब नावल पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो है जितने भी इवेंट्स जो हैं वो आप रियलिटी में देख रहे हैं। और हर एक पीस ऑफ लिटरेचर की सबसे खासियत जो है वो यही होती है कि एक नावल या एक पीस ऑफ लिटरेचर ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको रीड करें तो आपको ऐसा लगे कि यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट, आप हर चीज़ जो है उसको विटनेस कर रहे हैं। सिमिलरली बप्सी सिद्धवा ने अपनी नरेशन जो है वो इतनी ब्यूटीफुली इस स्टोरी को जो लिखा है कि आप जब स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट। सारा पार्टीशन के जितने भी पार्टीशन के दौरान एंड पार्टीशन के जो अफेक्ट्स जो थे ना, वो सारे आपने खुद विटनेस किए हैं। इवन आप जो है करेक्टर्स के साथ जो है ना, आप उनके साथ एम्पथाइज करते हो, आप सिंपथी शो करते हो। और जब करेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो जो मतलब जो वायलेंस वो फेस कर रहे होते हैं या फिर जो ट्रॉमा उनसे गुजर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद सफ़र कर रहे हो। तो ये था नॉवल का बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं हमारे करेक्टर्स की तरफ। तो करेक्टर्स में सबसे पहले आ जाती है लेनी की फैमिली, जिसमें लेनी के पेरेंट्स आते हैं, यानी कि द सेठी फैमिली। एंड देन आदि जो है वो लेनी का भाई होता है, उससे 2 साल छोटा होता है। फिर इलेक्ट्रिक आंट जो है वो लेनी की आंटी होती हैं, और इनको इलेक्ट्रिक आंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये हर काम जो है बहुत स्पीड में करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइटनिंग में करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, इसलिए जो है इनको इलेक्ट्रिक आंट बोलते हैं। फिर कज़न जो है वो इलेक्ट्रिक आंट का बेटा होता है, और ये लेनी का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है। लेटर इन नॉवल जो है ये रिवील होता है कि कज़न एंड लेनी जो है वो अफेक्शनेट फीलिंग्स होती हैं दोनों की। एंड देन उसके बाद गॉड मदर का नेम जो है रोदा है, ये लेनी की गॉड मदर होती हैं। एंड ओल्ड हस्बैंड जो है वो गॉड मदर के हस्बैंड है। ओल्ड हस्बैंड का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, थ्रू आउट द नावल इनको ओल्ड हस्बैंड ही बोला गया है। स्लेव सिस्टर और मिनी आंटी जो है वो जो है गॉड मदर की बहन है। एंड इनको स्लेव सिस्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनको एज अ स्लेव जो है गॉड मदर ट्रीट करती हैं, यानी कि इनसे छोटी होती हैं तो घर के काम वगैरह जो है ना सारे इन्हीं से करवाती हैं, और उसके अलावा जो है बहुत रोब इन पे जो है ना डालती हैं, तो इनका नेम जो है स्लेव सिस्टर है। एंड लेनी जो है इनको मिनी आंटी बोलती है। एंड फिर जो है डॉक्टर मैनिक मोदी है, डॉक्टर मैनिक मोदी जो है वो स्लेव सिस्टर एंड गॉड मदर की एक तीसरी बहन होती हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, और ये जो है पिंडी में रहते हैं। नेक्स्ट सर्वेंट्स आ जाते हैं। सर्वेंट्स में जो है इमामदीन आ जाते हैं। इमामदीन जो है वो 65 ईयर्स ओल्ड होते हैं, और ये बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलते भी हैं। और इमामदीन जो है वो लेनी के घर में जो है कुक होते हैं। फिर राना जो है वो इमामदीन के ग्रेट ग्रैंड सन है, और ये पीर पिंडू में रहता है, जो कि एक गांव है इंडिया वाली साइड पे ये गांव होता है जहाँ पे राना रहता होता है। फिर आ जाता है हरी। हरी जो है वो सेठी फैमिली यानी कि लेनी के घर में जो है एज अ गार्डनर काम करते हैं, और ये हिंदू होते हैं। बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं और यानी कि मुस्लिम हो जाते हैं, और ये अपना नेम जो है हिम्मत अली रख लेते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है स्वीपर फैमिली आ जाती है, और ये लेनी के घर में जो है स्वीपर होते हैं, जिसमें मोती मुच्चो एंड पप्पू आ जाते हैं। मोती एंड मुच्चो जो है हस्बैंड वाइफ होते हैं, पप्पू जो है इनकी बेटी होती है, जो कि लेनी से 2 साल बड़ी होती है। फिर जो है हमीदा आ जाती है। हमीदा जो है वो लेनी की सेकंड आया होती है, यानी कि जब फर्स्ट आया जो है वो चली जाती हैं, तो फिर ये आ जाती हैं। और इनको जो है फॉलन वुमेन भी कहते हैं। और फॉलन वुमेन इसलिए कहते हैं बिकॉज एट दैट टाइम पार्टीशन के वक्त जो है जिन औरतों के साथ जो है मिस ट्रीटमेंट किया जाता था, यानी कि जो मर्द जो है उनके साथ जो है बुरा सलूक करते थे, फॉर एग्जांपल जिनके साथ रेप वगैरह हो जाता था, तो उनको जो है फॉलन वुमेन कहा जाता है।
और हमीदा जो है वो मैरिड होती हैं, इनके दो बेटे होते हैं, दो बेटे होते हैं इनके, टीनेजर्स होते हैं, लेकिन जो है इनको इनकी फैमिली जो है, इनके हस्बैंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इनको जो है वो घर से बाहर निकाल देते हैं और ये एक रिफ्यूजी कैंप में रह रही होती हैं। क्योंकि इस नावल में भी जो है वो यूज़ हुआ हुआ है, गॉड मदर जो है वो लेनी को बताती है कि फॉलन वुमेन जो है वो वुमेन होती हैं जिनके अगर जो मर्द जो होते हैं ना, अगर उनकी औरतों को कोई और मर्द जो है हाथ लगाए ना तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए जो है हमीदा को जो है फॉलन वुमेन भी कहा गया है इस नावल में। नेक्स्ट आ जाते हैं नेबर एंड अदर लोकल्स। सबसे पहले आ जाते हैं आइस कैंडी मैन। आइस कैंडी मैन जो है ये एक जो आया शांता जो है उनके एडमायरर होते हैं और उसके अलावा जो है ये नावल के एंटागनिस्ट भी हैं। लेटर इन नावल जो है ये मतलब क्लाइमैक्स पे इन्हीं की वजह से होता है और ये मुस्लिम होते हैं और लेटर जो है नावल में ये आया को किडनैप कर लेते हैं एंड बाकी सारा जो लाइक क्लाइमैक्स के बाद वाली जितनी भी सारी सिचुएशन जो है ना वो इनकी वजह से होती है। फिर आ जाता है शंकर। शंकर जो है वो न्यूली वेड हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो कि लेनी के घर के बैक साइड पे रहते हैं। फिर आ जाता है रोज़ी पीटर एंड देयर सिक फादर एंड अमेरिकन मदर। अच्छा ये जो है ये भी लेनी के नेबर होते हैं और ये जो है जो फादर जो है वो सिक होते हैं और इनकी रोज़ी एंड पीटर जो है ये बहन भाई होते हैं। इनके फादर जो है वो सिक होते हैं और इनकी मदर जो है वो अमेरिकन होती हैं। एंड रोज़ी एंड पीटर जो है वो भी मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं लेनी के एंड आदि के एंड कज़न के भी। फिर आ जाते हैं इंस्पेक्टर जनरल रॉजर्स एंड हिज वाइफ। ये जो जनरल रॉजर्स जो है ये ब्रिटिश इंस्पेक्टर होते हैं और इनकी वाइफ हैं। एंड देन जो है कर्नल बरूचा आ जाते हैं। ये जो है बाय प्रोफेशन जो है ये डॉक्टर होते हैं और ये जो है लेनी का जो पोलियो वाला ट्रीटमेंट जो है ये सारा वही देख रहे होते हैं और लेनी का जो लेग का ऑपरेशन और जो सर्जरी वगैरह जो होती है ना वो भी यही करते हैं। और उसके अलावा जो है ये भी पारसी होते हैं और ये लाहौर की जो पारसी कम्युनिटी जो होती है ना उसके ये हेड होते हैं। फिर आ जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस पेन। मिस्टर एंड मिसेस पेन जो है लेनी जो है वो प्रॉपर स्कूल में नहीं जाती होती, तो मिसेस पेन जो होती हैं वो लेनी को पढ़ाया करती हैं। तो पढ़ने के लिए जो है ना लेनी इनके घर आती है, मिस्टर एंड मिसेस पेन के घर। ये भी जो है इंडियन फैमिली होती है, यानी कि हिंदू फैमिली होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आया के एडमायर्स। आया जो है वो आया शांता होती हैं एंड इनके जो है बहुत से एडमायर्स होते हैं। आया जो है वो लेनी की फ़र्स्ट जो है आया होती हैं, इनका नाम जो है शांता होता है और ये बहुत मतलब बहुत खूबसूरत होती हैं, हिंदू होती हैं ये और जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको लोग बहुत से लोग जो है प्रेस करते हैं। इवन नावल में भी जो है लेनी ने इनको जो है इनकी डिस्क्रिप्शन ऐसे दी है कि ये बहुत मतलब 18 ईयर्स की होती हैं ये और इनका ये होता है कि बड़ा ब्यूटीफुल चॉकलेटी ब्राउन कलर का जो है इनका फिगर होता है। तो मतलब ये जहाँ भी जाती हैं लोग जो है इनको बहुत स्टेयर करते हैं और इनके बहुत ज़्यादा एडमायर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके हम कह सकते हैं कि लवर्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है इनको पसंद करने वाले लोग होते हैं, सूटर्स होते हैं इनके। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैस्यूर। मैस्यूर जो है ये एक मसाजर होता है एंड ये भी हिंदू होता है और ये आया को जो है आया से मोहब्बत करता है और आया भी जो है वो इसी से मोहब्बत करती होती है। चाइना मैन जो है ये वो बर्तनों वाले जो होते हैं ये वो होता है, ये भी आया का एक एडमायरर होता है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट हाउस का गार्डनर होता है, ये हिंदू होता है और ये भी आया का एडमायरर होता है। एंड उसके अलावा जो है रमज़ान है, रमज़ान जो है वो बुचर होता है यानी कि कसाई होता है और ये भी जो है आया का एडमायर होता है, ये मुस्लिम होता है। फिर आ जाता है शेर सिंह। शेर सिंह जो है वो ज़ू में काम करता होता है, यानी कि ज़ू को हम कह सकते हैं कि ज़ू का रखवाला होता है, यानी कि ज़ू को गार्ड करता है। और ये भी जो है ना ये हिंदू ये सिख होता है और ये जो है आया का एडमायर होता है। फिर आ जाता है रेस्लर। रेस्लर जो है इसका अपना होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है और ये भी जो है आया का एडमायर होता है। एंड फिर जो है शरबत खान। शरबत खान जो है एक पठान होता है और ये जो है नाइफ शार्पनर होता है, यानी कि जो छुरियाँ वगैरह का काम करने वाला होता है ना ये वो होता है। और ये भी जो आया को है बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये जब अपने गांव जाता है तो जब आता है तो आया के लिए जो है बहुत से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेके जाता है और ये भी जो है ना आया का बहुत ख्याल रखता है। तो ये सारे जो है आया के एडमायर्स होते हैं और डिफरेंट बेसिकली जो है इन्हीं के थ्रू जो है जब ये लोग सारे मिल के बैठते हैं और बातें करते हैं तो इन्हीं के थ्रू जो है वो सारा पार्टीशन वाला सिनेरियो जो है वो नावल में पता चलता है। और उसके अलावा जो है लेनी के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना पार्टीशन की वो जो है सारी की सारी जो है इन्हीं लोगों से पता चलती है, बिकॉज वो इन्हीं की कंपनी में होती है, आया के साथ होती है, तो इन्हीं लोगों की कंपनी में जो है उसको पार्टीशन वाली सारी सिचुएशन पता चलती है। और लाहौर के हालात जैसे बिगड़े हैं वो सारी भी जो है ना इन्हीं सूटर्स की वजह से पता चलती है। उसके अलावा ये है कि
ये जो जितने भी सूटर्स हैं इनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो बपसी सिद्धू ने जो है ये जो एडमायर्स यानी कि जो ये वाले करेक्टर्स जो हैं ये यूज़ किए हैं डिफरेंट रिलीजन के, क्योंकि जब ये पार्टीशन वाली बात हो रही होती है, जितनी भी जो है पॉलिटिकल कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो उसमें डिफरेंट रिलीजन के होते हैं ना, तो हर रिलीजन के लिहाज से ना ये अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, और जितने भी जो है ना यानी कि ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि क्या पार्टीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो क्या होगा, मतलब उस लिहाज से। तो इसलिए जो है बपसी सिद्धू ने जो है ये सारे के सारे वो करेक्टर्स यूज़ किए हैं जो डिफरेंट रिलीजन से हैं, ताकि जो है हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव हो सके, एंड किसी एक रिलीजन के लिहाज से जो है वो मतलब ये या उसके पर्सपेक्टिव से जो है नावल की स्टोरी ना हो, बल्कि एट उस टाइम में जितने भी जो रिलीजन के लोग थे उनका जो माइंड, उनकी जो साइकोलॉजी थी ना, या फिर जो उनका पर्सपेक्टिव था, या फिर उनका क्या ओपिनियंस थे पार्टीशन के लिहाज से जो है ना, वो हमें सारे के सारे इन कैरेक्टर्स के थ्रू पता चलते हैं। इस नावल के सभी करेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये स्टोरी के नरेशन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो इन करेक्टर्स के थ्रू बपसी सिद्धू ने पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन जो लोगों की स्ट्रगल थी, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था पार्टीशन का, और जिस ट्रॉमा से लोग गुजर रहे थे उसको हाईलाइट किया है। तो ये था हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। नॉवल की समरी एंड थीम्स को समझने के लिए रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ द लेक्चर को लाजमी देखें। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।